नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर नागर साहब, आज के अतिथि विशेष एवं वेबिनार के वक्ता विशेष डॉक्टर कल्पना बहन भट्ट, अध्यापकगण एवं प्यारी छात्राएं, आप सभी का मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी सप्ताह अंतर्गत आज हिंदी विभाग की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस विषय में मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारे आचार्य महोदय डॉक्टर नागर साहब को। वे हमारे वेबिनार के वक्ता विशेष कल्पना बहन भट्ट का परिचय देंगे और प्रासंगिक उद्बोधन करेंगे। डॉक्टर नागर साहब। नमस्कार कल्पना मैडम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शांति मैडम। मुंशी प्रेमचंद स्टडी सर्कल के मुतल्लिक आज शांति मैडम के पूरे विभाग ने, जिसमें उनको चांदनी और स्वाति का बहुत अच्छा सहयोग मिला है मैडम, एक कोशिश की है और बहुत ही सराहनीय कोशिश की है। और हमें बेहद खुशी है कि कल्पना मैडम, आप इतनी दूर होते हुए भी आप हमारे विद्यार्थियों के सामने एक रोल मॉडल, एक आदर्श के रूप में, जिनसे विद्यार्थी प्रेरणा ले सकें, मार्गदर्शन ले सकें, उस प्रारूप में आज आप प्रस्तुत हुए हैं। कल्पना मैडम, जो थोड़ी बहुत मुझे आपकी जानकारी शांति मैडम ने दी है, तो मुझे ये बताया गया है कि एक प्रोफेसर के रूप में पटेल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आप पिछले 15-16 वर्षों से कार्यरत हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा, बल्कि साधना पिछले 15-20 वर्षों से आप कर रहे हैं। और विद्यार्थी जो गण हैं वे इस बात पे खास तवज्जो देंगे कि कल्पना मैडम एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। एमए में गोल्ड मेडलिस्ट थे और एमफिल में गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो इतने बेहतरीन एक उदाहरण आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। उनकी लेखनी भी बहुत गजब की है। काफी सारी उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित करी हैं और कहा जाता है कि व्यक्ति का परिचय जो है उनकी वाणी होती है। अभी कुछ ही क्षणों में आप सब जो है कल्पना मैडम को सुनेंगे और मैं चाहूंगा कि बहुत ध्यानपूर्वक आप उनकी बात को सुने, क्योंकि एक वक्ता जो है पालनपुर में बैठे बैठे आपको संबोधित कर रहे हैं, संस्था के लिए उन्होंने इतना वक्त निकाला है, उसके लिए हम कृतार्थ हैं कल्पना मैडम आपके। हमारे शांति मैडम जो है पिछले हफ्ते से हर वर्ष की तरह मैडम एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन का ये जो नया दौर शुरू हुआ है, हर वर्ष जो है शांति मैडम हिंदी विभाग के मुतल्लिक अलग अलग पूरे सप्ताह के दौरान अलग अलग प्रवृत्तियां रखती हैं। काव्य पठन की स्पर्धा होती है, कभी वक्तृत्व स्पर्धा की कसौटी लेने की चेष्टा की जाती है, कभी अलग अलग विषयों पे दृश्य श्राव्य के माध्यम से भी। अभी कल्पना मैडम जो हरिवंश राय जी की कुछ मशहूर पंक्तियां हैं, वो भी बच्चों को उन्होंने दृश्य श्राव्य माध्यम से उन्होंने बच्चों को अवगत कराया। तो एक कोशिश यह है कि एक राष्ट्रीय भाषा का जो एक योग्य स्थान होना चाहिए, और विशेषकर चाहे वो सप्ते का हो या पखवाड़ा हो, उसमें हिंदी भाषा जो हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदी का ह जो है वो हिंदुस्तान के लिए है। आजादी के पश्चात ये निर्णय लिया गया था, और जब हम राज्य भाषा कहते हैं तो वो हम एक तरह से उसको अनुदित कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में उसको स्टेट कहा जाता है, स्टेट लैंग्वेज। जब
इसका प्रारूप बना तो ये निर्धारित किया गया कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी एक भाषा, तो वहाँ राज्य का जो मायने है मैं समझता हूँ कि वो राष्ट्रीय ही है, और एक राष्ट्रभाषा के रूप में भाषा का गजब का योगदान रहा है, विशेषकर लोगों को जोड़ने का। आज जो तकनीकी जो हमारे क्षेत्र हैं वो इतने विस्तृत हो गए हैं, इतने प्रकार के माध्यम आ गए हैं, और वहां पे आप देखिएगा कि भाषा भी व्यक्ति के मन चेतन में प्रवेश कर चुकी है। फिल्म जगत एक बहुत बड़ा जगत है जहां भाषा का प्रचार प्रसार आप देख सकते हैं, हम सब देख सकते हैं, लोगों को जोड़ा है, लोगों की आत्मीयता बढ़ी है। तो मुझसे बेहतर जो है कल्पना मैडम आज हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के मुतल्लिक आपसे बातें करेंगी। मुझे बेहद खुशी है, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कल्पना मैडम कि आप जो है परिचय हमारा मैं समझता हूँ शांति मैडम शर्मिष्ठा मैडम के माध्यम से हो रहा है। शर्मिष्ठा मैडम का आज हम लोग खास उनका स्मरण करेंगे। वे ओरिएंटेशन के मुतल्लिक मैडम वे पिछले सप्ताह से वे इसमें जुड़ी हुई हैं। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का एक कोर्स चल रहा है, तो शांति मैडम ने उनसे बात करी और आपको एक वक्ता के रूप में हम लोग ने सोचा कि आपका बच्चों को लाभ मिले, आपके ज्ञान सभर शब्दों का लाभ हम सब इतनी दूर पोरबंदर में, और कहीं ना कहीं पालनपुर का प और पोरबंदर का प कहीं ना कहीं हम लोग एक हो रहे हैं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ कल्पना मैडम हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में। पूरे विभाग का मैं शुक्रगुजार हूं कि पूरे सप्ताह उन्होंने खूब मेहनत करी है, बच्चों को जोड़े रखा है अनेक प्रवृत्तियों के माध्यम से, इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए पुनः आपका इस मंच पे मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। अब बहुत ही अच्छा परिचय आपका आचार्य जी। धन्यवाद सर। आवाज सुनाई दे रही है आपको मैडम? अपने ज्यादा समय न लेते हुए वेबिनार के वक्ता विशेष कल्पना मैडम से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे मीडिया में हिंदी विषय पर अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर कल्पना बहन। धन्यवाद। गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पोरबंदर द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह के अंतर्गत वेब सेमिनार उपस्थित जब हो रहा है, उसमें आचार्य श्री उपस्थित हैं, डॉक्टर शांति बहन, मेरी सखी जो है डॉक्टर शर्मिष्ठा बहन जो अभी उपस्थित नहीं है, और बहुत सारे अध्यापक गण यहाँ उपस्थित हैं। उन सबको मेरा नमस्कार। और जितनी छात्राएं जो ज्ञान के लिए उत्सुक है वो यहाँ पधारी हैं, उन सबको मेरा प्यार। मीडिया और हिंदी विषय पर आज मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे यहाँ व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। शुरू करते हैं व्याख्यान के बारे में। वैसे कहें तो हम चर्चा भी कर सकते हैं, इस एक विचार पर एक आगे की बात हम प्रस्तुत करें, ये भी कर सकते हैं। मीडिया और हिंदी, तो जितनी विद्यार्थियां और छात्राएं, जो वैसे छात्राएं है, महिला कॉलेज है, तो आप मुझे बताइए कि आपके मन में मीडिया का मतलब क्या है? क्योंकि केवल और केवल मैं ही व्याख्यान बोलती रहूंगी तो आप बहुत निराश हो जाओगे। तो आप बताइए मीडिया का मतलब क्या है? आप क्या समझते हैं मीडिया यानी क्या? समिता जोशी, पूजा जोशी, बोलिए, मीडिया का मतलब क्या है? नहीं बताएंगे? मीडिया एक प्रचार प्रसार का साधन है जिससे हम लोग आपस में जुड़ सकते हैं। वेरी गुड। मीडिया शब्द वैसे अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, और हिंदी तो हमारी हिंदी भाषा है ही। अब दोनों में सामंजस्य स्थापित कैसे हुआ, तो वो हमें जानना है। वैसे मीडिया का अर्थ हिंदी में हम कहें तो उसका अर्थ है माध्यम, साधन, हेतु।
ठीक है। साधन, अब एक साधन से हम दूसरे साधन पर ट्रैवलिंग भी करते हैं, एक साधन से दूसरे साधन से हम अपनी बात को भी प्रस्तुत करते हैं। साधन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मगर ये वो साधन नहीं है, ये एक ऐसा साधन है जो जन संपर्क का माध्यम बनता है, संचार का माध्यम बनता है, कम्युनिकेशन का एक स्वरूप है, और वही है माध्यम यानी कि मीडिया। मीडिया के बारे में बहुत पहले से ये मीडिया की शुरुआत हो गई थी, विदेशों में तो बहुत पहले से, मगर हमारे भारत देश में मीडिया की शुरुआत हुई, वहां से लेकर हिंदी में मीडिया किस प्रकार से विकसित हुआ और मीडिया में हिंदी किस प्रकार से विकसित हुई, और मीडिया के कितने प्रकार धीरे 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 बढ़ते गए, और आज मीडिया का कौन सा स्वरूप हिंदी के उपलक्ष्य में हमारे सामने प्रस्तुत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मीडिया के संक्षिप्त इतिहास, बहुत ही संक्षिप्त में उसके इतिहास को समझेंगे, हिंदी के महत्व को समझेंगे क्योंकि हिंदी पर ही सेमिनार है। उसके बाद मीडिया में हिंदी किस प्रकार विकसित हुई और हिंदी का स्वरूप कैसे परिवर्तित होता गया, उस पर चर्चा करने के बाद मीडिया के प्रकार और उन प्रकारों में भी हिंदी का एक बदलता स्वरूप और विकसित रूप, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं मीडिया का संक्षिप्त इतिहास। छात्राओं को जहां कहीं भी लगे तो आप मुझे रोककर प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी वाणी को निरंतर करती जाऊंगी और आपके मन में यदि कोई प्रश्न होंगे और आप नहीं बोलेंगे तो ये जो है मेरा व्याख्यान है वो अधूरा माना जाएगा। तो कहीं भी आपको लगे तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं मीडिया का संक्षिप्त इतिहास। तो 3 चरणों में मीडिया का इतिहास बटा हुआ है, बहुत ही संक्षिप्त में हम उसको समझेंगे। पहला, हाँ यस, पहला चरण यानी कि मीडिया का वो चरण कि जिसमें हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। हमारा देश एक आधुनिकीकरण के दौर में तो लगा हुआ था, मगर उपनिवेशवाद के कारण एक संकुचित क्षेत्र में बटा हुआ था। हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन की एक लहर चल रही थी। हिंदी के बहुत बड़े दिग्गज कौन थे स्वतंत्रता के पहले जिन्होंने हिंदी भाषा को बहुत आगे बढ़ाया? छात्राएं, कौन थे सबसे पहले गद्य के जनक? किसे माने जाते हैं? यस, अनम्यूट करके बोलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की एक लहर चलाई। ये मीडिया की बात मैं कर रही हूँ। उन्होंने जिस प्रकार गद्य का आविष्कार किया और मुद्रित माध्यमों के द्वारा और दृश्य श्रव्य माध्यम यानी नाटक के द्वारा स्वतंत्रता की लहर चलाई, वहां से मीडिया की शुरुआत हो गई। वैसे हमारे हिंदी का समाचार पत्र 1826 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड से ही हिंदी की परंपरा, अखबारों की परंपरा, मुद्रित माध्यमों की परंपरा विकसित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी मैगजीन प्रकाशित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, उन्होंने यहाँ तक अपने नाटकों की वाणियों को भी पत्रिकाओं में जो है प्रकाशित किया। भारतेंदु मंडल के अन्य नाटककार भी उनसे जुड़े और इस प्रकार से मुद्रित माध्यमों में हिंदी धीरे 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 आगे बढ़ी। 1947 तक ये परंपरा आगे बढ़ी, जिसमें राष्ट्रवाद बनाम उपनिवेशवाद का विषय रहा था। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी हमारे पर हुकूमत जमाती थी और बहुत सारी ऐसी कुनीतियां थी जिसकी जनता जो थी वो बहुत गुलामी में सह रही थी, उसका दर्द भोग रही थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और बहुत सारे लेखकों ने क्या किया कि उन वाणी को, उस गुलामी की वाणी को, उस दर्द को अभिव्यक्त किया और फिर अपनी पत्र पत्रिकाओं में, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी विषय वस्तु को लेकर आगे बात कही। तो 1947 तक तो यही रहा, उपनिवेशवाद बनाम राष्ट्रवाद,
राष्ट्रवाद बनाम उपनिवेशवाद। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाने के माध्यम के कारण मुद्रित माध्यमों का आविष्कार हुआ और हमारी बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। ऐसा नहीं है कि 1947 तक बस यही पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। एक वर्ग ये भी था जो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में था, तो वो भी अपनी पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे, और दूसरा वर्ग ये भी था कि जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए आवाज उठाता था। ये मीडिया का पहला दौर है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि उस वक्त ब्रिटिश सरकार के अनुशासन में रेडियो प्रसारण की भी शुरुआत हो गई थी। अब दूसरा दौर यानी कि दूसरा युग, वैसे मीडिया का एक दूसरा चरण भी कह सकते हैं। दूसरे चरण में अब स्वतंत्रता तो मिल गई। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा देश एक हिंदी का एक वैश्विक रूप लेकर हमारे सामने आया। भारत देश एक वैश्वीकरण के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। उद्योग और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था और 80 के दशक तक ये दूसरा युग हम मान सकते हैं। 1947 के बाद से लेकर कहां तक, 80 के दशक तक, 1980 तक ये हमारा मीडिया का दूसरा युग चल रहा था। और उस वक्त एक बहुत ही आकर्षक और मोहक मीडिया का आविष्कार हुआ, माध्यम का आविष्कार हुआ, और वो कौन सा, टेलीविजन। टेलीविजन में दूरदर्शन की शुरुआत देखकर ही जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये शुरुआत है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मुद्रित माध्यम जो थे उसको हम प्रिंट मीडिया कहेंगे, और उसके बाद श्राव्य मीडिया यानी कि रेडियो, ऑडियो मीडिया, और उसके बाद कौन सी मीडिया का विकास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी में दूरदर्शन के प्रसारण के साथ साथ धीरे 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 बहुत सारे कार्यक्रम टीवी में प्रसारित होते गए। केवल समाचार नहीं, मगर स्वास्थ्य संबंधी, खेल संबंधी, धर्म संबंधी, साहित्य संबंधी बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम प्रसारित होते गए। दूरदर्शन का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने हिंदी को इतना परिष्कृत रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया कि देश की सारी जनता हिंदीमय बन गई। यहाँ तक गांव के किसान, मजदूर, सामान्य आदमी उस टीवी में इस प्रसारण को देखने के लिए, इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत उत्सुक होते थे। धीरे 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 तीसरा दौर शुरू होता है, और तीसरे दौर में ये टीवी चैनल एक चैनल के रूप में नहीं, केवल दूरदर्शन के चैनल के रूप में नहीं, मगर इतने सारे उपग्रहों के चैनल के रूप में हमारे सामने आ गए। यानी कि हमारी जो हिंदी है वो वैश्विक रूप में आ गई। 24 घंटे निरंतर चलने वाली न्यूज चैनल हमारे भारत में आ गई। यहाँ तक रेडियो और टीवी का संचालन जो सरकार के हाथ में था वो भी अब ढीला पड़ गया। मुद्रित माध्यम निजी क्षेत्र में बन गए थे, मगर रेडियो और टीवी जो सरकार के हाथ में था, अब बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियों ने उस रेडियो और टीवी का संचालन अपने हाथ में ले लिया, और उनके निजी यानी कि निजी कंपनियों से वे प्रसारण होते गए। और एक चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल आप देख रहे हैं अभी भी, कभी कभी 200, 300, 400 चैनल। आज का तो ये युग हो गया है कि चैनलों की यदि सूची बनाए तो भी हम बहुत थक जाएंगे। इतनी सूची धीरे धीरे विकसित हुई, और आज टीवी यानी कि टेलीविजन इस प्रकार से हमारे सामने आता है कि कहा जाता है कि सिनेमा जगत से भी ज्यादा आकर्षक और मोहक रूप मीडिया का हमारे सामने आया। टीवी के साथ साथ सिनेमा जगत का भी विकास हुआ, जिसमें आलम आरा की मुख्य जो फिल्म थी ना पहले, उसके साथ साथ धीरे धीरे हमारी साहित्यिक कृतियों में से, ऐतिहासिक कृतियों में से, हिंदी की बहुत सारी कृतियों में से, उपन्यास और नाटकों में से भी सिनेमा बनने लगे। तो यहाँ सिनेमा का भी विकास हुआ, टेलीविजन का भी विकास हुआ, और इस प्रकार मीडिया आज हमारे सामने एक इंटरनेट, एक बहुत बड़े नेटवर्क के रूप में हमारे सामने है। हिंदी का अंतरजालीय सूत्र इस प्रकार से हमारे सामने है कि आज हिंदी का प्रभाव हम मान ही सकते हैं। ये मीडिया का संक्षिप्त इतिहास है। अब हम थोड़ा जाएंगे हिंदी के महत्व पर। आपने तो वैसे हिंदी सप्ताह का आयोजन किया है, और हिंदी सप्ताह में आप बहुत प्रतिभागी भी हुए होंगे, तो बहुत सारे हिंदी के आपने
विचार और हिंदी का महत्व आपने सुने होंगे। किस प्रकार हिंदी सभी जनता के समक्ष एक सूत्रता को बांधे रखता है, उस पर भी आपने देखा होगा या सुना होगा। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये विदित होना चाहिए कि भारत देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और समझते हैं। यदि हम उसको दूसरी भाषा का दर्जा दे तो कम नहीं होगा। यदि हिंदी समझने वालों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो वो और आगे आ सकती है। और इसी कारण हिंदी हमारे देश में इतनी विकसित हुई कि सोनिया गांधी से लेकर कैटरीना कैफ को भी हिंदी बोलना पड़ता है। कितनी भी अंग्रेजी का आतंक करे, कितने भी अंग्रेजी में हम विलाप करें, रोमन लिपि में लिखने की शुरुआत करें, मगर अंत हमारा काम तो किससे होता है? हिंदी से होता है। कितने भी अंग्रेजी के इंटरव्यू आप नेताओं के देखें, मगर अंत में उनको यदि शपथ विधि लेनी पड़ती है तो वो किससे लेनी पड़ती है? हिंदी से लेनी पड़ती है। यहाँ तक हमारे जो नवीन पटनायक है, जिन पर आरोप था कि उनको उड़िया नहीं आती, उड़िया न आने के आरोप में उन्होंने जनता को संबोधित किया हिंदी में। यहाँ तक प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुझे ठीक से हिंदी आती नहीं है तो मैं जो है वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं हूँ। इतना स्पष्ट हिंदी के बारे में, हिंदी की महत्ता के बारे में बोलने वाले हमारे प्रणब मुखर्जी हैं। यहाँ तक भारत में बहुत सारी समृद्ध भाषाएं हैं, मगर हिंदी भाषा जो है वो ऐसी भाषा है कि जो जनता को एक सूत्रता में बांध सकती है। बहुत सारी अंग्रेजी का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, मगर आपको छात्राओं ध्यान में रखना है कि केवल 3 करोड़ लोग ही, हमारे पूरे भारत देश में 3 करोड़ लोग ही अंग्रेजी बोल सकते हैं। बचे हुए 57 करोड़, जिसमें हिंदी भाषा का क्षेत्र मैंने कहा कि व्यापक है, 57 करोड़ को अपनी मातृभाषा और हिंदी पर ही निर्भर रहना है। तो आपके मन से ये निकाल दीजिए कि पूरे भारत देश में अंग्रेजी की ही बोलबाला है, जहां जाते हैं अंग्रेजी ही होता है, अंग्रेजी को ही सुनना और पढ़ना और लिखना और इंटरव्यू देना पड़ता है। ये बात गलत है। मैंने आपको कहा ना कि 57 करोड़ से ज्यादा भी हिंदी भाषा पर निर्भर है। यहाँ तक पाकिस्तान, जब हमारा बंटवारा नहीं हुआ था तो पाकिस्तान से लेकर सिंध और पंजाब तक हिंदी बोला जाता था। आज राजस्थान से लेकर असम तक हिंदी का प्रभाव है। नेपाल और बांग्लादेश में भी हिंदी का प्रभाव कम नहीं है। छात्राओं, आपको मैं कहना चाहूंगी कि भारत देश के अलावा 50 देशों में हिंदी बोली जाती है। उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, मॉरिशस, फिजी, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे बहुत सारे देश आते हैं। टोबैगो, नेदरलैंड, इन सभी में हिंदी का प्रभाव है और वहां हिंदी बोली जाती है। अरबी देशों में तो हिंदी का चलन भले थोड़ी अलग रूप में विकसित है, मगर अरबी देशों में हिंदी का चलन अभी भी जारी है। इस प्रकार भारत देश के अलावा सभी देशों में हिंदी इस प्रकार से परिव्याप्त है कि हिंदी के गौरव को कभी हम ओछा यानी कि कम नहीं आंक सकते। आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों कि हिंदी भाषा जो है वो इतनी ग्रहणशील है, उसकी ग्राह्यता इतनी सरल है कि 5 साल का बच्चा जिसने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है या लिखी नहीं है, उस बच्चे के सामने आप हिंदी का कार्टून रख दीजिए, हिंदी भाषा का कार्टून, तो वो पूरा कार्टून समझ जाता है। आप सोचिए, आप भी घर में हिंदी नहीं बोल रहे हैं, उसको पढ़ाई भी नहीं गई है, उसको लिखाई भी नहीं है, यदि आप मराठी भाषा का कार्टून रखें तो वो नहीं समझ पाएगा, मगर हिंदी भाषा का कार्टून समझ जाता है। तो यही बताती है हिंदी की ग्रहणशीलता, और इसी से हमें गौरव होना चाहिए कि हम हिंदी को समझ रहे हैं, हिंदी को पढ़ रहे हैं। हिंदी के महत्व के बारे में आप सब माहितगार है। अब हम जाएंगे मीडिया के प्रकार में। वैसे मीडिया के प्रकार अंग्रेजी में देखिए तो बहुत सारे हैं, इंटरैक्टिव मीडिया, कम्युनिकेटिव मीडिया, फिर सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, मास मीडिया, मगर उन सब में हम नहीं जाएंगे, उस अंग्रेजी शब्दों पर नहीं जाएंगे। हम बहुत शुद्ध रूप से संचार माध्यमों के 3 प्रकारों के बारे में आपको कहेंगे और उसमें हिंदी का विकास समझेंगे। संचार माध्यम यानी मीडिया, संचार प्रकार
यदि किसी छात्रा को पता हो तो बताइए। प्रिया मकवाणा, आशा। संचार माध्यम के कितने प्रकार है? 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जनसंचार जो माध्यम है ना, यस बोलिए। मैम 2 प्रकार मुझे याद है, पारस्परिक संचार माध्यम एंड समूह संचार माध्यम। ओके, ये आपने जो कहा बहुत अच्छा। ये जो आपने कहा वो कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के अर्थ में कहा, मगर हम सामान्य रूप से कहें, बहुत ही अच्छा आप उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसी से ये लक्षित हो जाता है कि शर्मिष्ठा मैडम ने और आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छी शिक्षा बच्चों को दी है। तो संचार माध्यम के 3 प्रकार है, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम। ये सिंपल माध्यम है। दृश्य माध्यम जिसको हम प्रिंट मीडिया और मुद्रित माध्यम के रूप में भी पहचानते हैं, जिसमें समाचार पत्र यानी अखबार और पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, जर्नल ये सब आ जाता है। श्रव्य माध्यम जिसमें रेडियो और आज आप मोबाइल में बहुत सारे ऑडियो को भी सुनते हैं तो वो आ जाते हैं, रेडियो एफएम भी सुनते हैं ना सोनिया नेहवाल का, तो ये सब श्रव्य माध्यम में आ जाता है। और दृश्य श्रव्य माध्यम ये तीसरा माध्यम जिसमें नाटक, फिल्म, फिर क्या आएगा, टेलीविजन और बहुत सारे मल्टीमीडिया जिसमें हम ध्वनि, दृश्य और श्रव्य तीनों को हम देख सकते हैं। ध्वनि यानी श्रव्य और दृश्य और चित्र, इन सभी को देखकर मल्टीमीडिया के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर भी दृश्य श्रव्य माध्यम में आ जाता है। तो कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, सिनेमा, नाटक, ये सब किस में आ गया, दृश्य और श्रव्य माध्यम। ठीक है, दृश्य श्रव्य माध्यम सम्मिलित रूप में। अब हम सबसे पहले जाते हैं दृश्य माध्यम में, जिसको कहते हैं हम प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम, और उसमें हिंदी का विकास कैसे बढ़ा है वो हम समझेंगे। अब मीडिया का मैंने आपको संक्षिप्त इतिहास बताया, तब मैंने आपको कह ही दिया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो मैगजीन की शुरुआत की और स्वतंत्रता के पहले पत्र पत्रिकाएं और उदंत मार्तंड नामक अखबार से हमारी हिंदी की शुरुआत हुई। मगर धीरे 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 अखबारों में किस प्रकार से तेजी आई उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अखबारों में पहले क्या था कि राजनीतिक विषय को लेकर ही लिखा जाता था, मगर धीरे धीरे जैसे ही युग आगे बढ़ता गया तो मुद्रित माध्यमों में यानी कि समाचार पत्रों में, फिर पत्र पत्रिकाओं की बाद में हम बात करते हैं, तो समाचार पत्रों में विषय वस्तु जो थे वो अलग अलग होने लगे, जिसमें बहुत सारे सिनेमा जगत को भी उभरा गया। मनोरंजन के कार्यक्रम, मनोरंजन की जो सीरियल्स आती है तो उसकी एक सूची भी दे दी गई। यहाँ तक साहित्यिक बातों पर भी विचार विमर्श होने लगा। किसी की कॉलम आने लगी जिसमें आधुनिक युग की समस्याओं को लेकर और जनता की जागृति को लेकर बहुत सारे लेख प्रस्तुत किए गए। तो इस प्रकार से मुद्रित माध्यमों में विषय वस्तु का बहुत सारा एक विषय वस्तु की विभिन्नता हमारे सामने आई। और आपको बहुत ताज्जुब होगा विद्यार्थी मित्रों कि 70,000 यानी कि 70,000 से ज्यादा अखबार हमारे भारत में प्रकाशित होते हैं, और इसी कारण भारत को समाचार पत्र जगत का सबसे पहला बाजार और बहुत ही बाजार के रूप में सबसे प्रथम रूप माना जाता है, प्रथम उसको स्थान दिया गया है। आपको मैं यदि हिंदी समाचार पत्र की सूची यदि आपके सामने रखूं तो भी वो कम पड़ जाएगी, जिसमें से मैं आपको प्रमुख रूप में कहूंगी तो नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, हिंदी मेट्रो, उसके साथ साथ विद्रोही आवाज, सत्य की गूंज, ये ऐसे समाचार पत्र हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बहुत सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। हमारी राष्ट्रीय हिंदी को यदि बढ़ावा दिया है तो इन समाचार पत्रों में। भले कुछ लोगों का आक्षेप है कि ये जो समाचार पत्र है उसमें परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग इतना नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें हिंदी की अलग अलग शैली का विकास हुआ है, जिसमें आंचलिक हिंदी है, फिर साहित्यिक हिंदी है, फिर प्रादेशिक हिंदी है, कभी कभी विदेशी प्रभाव से प्रयुक्त हिंदी का भी प्रयोग होता है। तो कुछ लोगों का आक्षेप है कि अखबारों में हिंदी इतनी परिनिष्ठित नहीं रही है, मगर ये मानना भी बहुत जरूरी है कि मुद्रित माध्यमों के द्वारा कितने सालों के पहले मुद्रित माध्यम अस्तित्व में आया था, आज भी उसका अस्तित्व ऐसा ही बरकरार है।
तो उसका कारण है हिंदी की परिनिष्ठता, और यहाँ तक वो जो संचालक और लेखक है वो हिंदी को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं उसका भी योगदान है। ये समाचार पत्र की बात हुई। पत्र पत्रिकाएं, तो हिंदी की बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आपके लाइब्रेरी में भी होगी, आपको भी पता होगा कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हिंदी किस प्रकार से आगे बढ़ी है। तो भारतेंदु मैगजीन से लेकर बाला बोधिनी, प्रदीप से लेकर बहुत सारी पत्रिकाएं, ऑफलाइन पत्रिकाएं और ऑनलाइन पत्रिकाएं भी हिंदी में उपलब्ध है, जिसमें पहल की बात करें, नया ज्ञानोदय की बात करें, शोधादर्श की बात करें, कथादेश की बात करें, कला प्रयोजन की बात करें, ये सभी पत्रिकाएं हिंदी की इतनी उत्कृष्ट शैली में हिंदी को प्रस्तुत करती है, जिससे कहते हैं कि इन पत्रिकाओं ने भी हिंदी को बरकरार रखा है और हिंदी की महत्ता को बरकरार रखा है। बहुत सारी हिंदी की पत्रिकाएं है, उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पत्रिकाएं हैं, और उन पत्रिकाओं में आप देखेंगे तो हिंदी के साहित्य के बारे में बहुत ही अच्छे विचार जो है लेखक प्रस्तुत करते हैं। हिंदी पत्रिकाओं के साथ साथ सिनेमा जगत की भी पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। आपको विद्यार्थी मित्रों बहुत ताज्जुब होगा कि सबसे पहले जब अखबार अस्तित्व में आया था तब हिंदी की सिनेमा जगत की छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित होती थी, जिसमें पूरा फिल्म जो है फिल्म की स्टोरी लिखी होती थी। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि सिनेमा देखने के लिए मना कर दिया जाता था, बहुत ही मर्यादा पूर्ण उस वक्त वातावरण था, उसमें भी स्त्रियां तो सिनेमा देखने ही नहीं जा सकती थी। तो क्या करती थी वो, बस स्टैंड या कुछ छोटे से स्टोर में वो हिंदी की जो फिल्म होती है उसकी पूरी स्टोरी वर्णनात्मक रूप से लिखी हुई होती है, उसको खरीद कर लाती थी और उनको वो पढ़ते थे। तो इस प्रकार से भी सिनेमा जगत की जो छोटी सी पुस्तक से लेकर आज बड़ी बड़ी मैगजीन भी हिंदी की प्रकाशित होती है, जिसमें सिने जगत, चित्ररेखा और फिल्म स्टार, बहुत सारी पत्रिकाएं जो है वो केवल और केवल सिनेमा जगत के अभिनेत्री और अभिनेता के बारे में कुछ अटपटी बातें, कुछ अच्छी बातों को लेकर चल रही है, और आज भी उसका प्रचलन बहुत जोर शोर से हो रहा है। तो एक सिनेमा जगत की पत्रिकाएं, समाचार पत्र और हिंदी के साहित्य की पत्र पत्रिकाएं, ये सब जो है हमारे हिंदी को बढ़ावा दे रही है। उसके साथ साथ हम आगे जाएंगे दूसरे माध्यम पर। दूसरा माध्यम मैंने आपको कौन सा कहा था, भूल तो नहीं गए? चांदनी बहन, श्राव्य माध्यम। श्राव्य माध्यम, गुड। श्राव्य माध्यम यानी रेडियो, ऑडियो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है छात्राओं की स्वतंत्रता के पहले यानी आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक और 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक रेडियो का अस्तित्व ऐसा का वैसा ही है, और रेडियो को कहा जाता है आवाज की दुनिया का दोस्त। आपने सुना होगा बहुत सारे रेडियो के इतने अच्छे एंकर जो अपनी मधुर वाणी में फिल्मी गीतों के पहले संचालन करते हैं, और उसी रेडियो की आज परंपरा यहाँ तक विकसित हुई है कि आप गुजराती 90.99 FM रेडियो को सुनते हैं, जिसमें गुजराती भी कलाकार हैं और आरजे यानी कि रेडियो जॉकी जो है हमारे सामने प्रस्तुत है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रेडियो जॉकी आपके हमारे रेडियो में उपस्थित है, और सब लोग आज कार ड्राइविंग करते हैं, बस ड्राइविंग करते हैं या अपने निजी वाहन में जाते हैं तो उस रेडियो एफएम को सुनते हैं। तो ये रेडियो की अहमियत क्यों इतनी बड़ी, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रेडियो की शैली, रेडियो में जो प्रसारित होती हिंदी की शैली है वो इतनी मोहक है और उसको इतनी आकर्षक रूप से प्रस्तुत की जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसे सुनने के लिए तुरंत जो है बाध्य हो जाता है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि जिसको केवल सुनना होता है। तो सुनने के कारण हो सकता है कि हम किसी काम में यदि व्यस्त हो तो हम नहीं भी सुनते, हमारा ध्यान केवल सुनने में नहीं भी जाता, क्योंकि हम यदि देखते और सुनते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है, मगर केवल सुनते हैं तो कहीं कहीं कामों में हम भूल भी जाते हैं। मगर वो इस प्रकार से हमारी श्राव्य शक्ति को पकड़ देते हैं ये रेडियो, कि जिसके कारण रेडियो की अहमियत आज भी बरकरार है। विद्यार्थी मित्रों, बीबीसी लंदन तक रेडियो की आवाज पहुंच गई और रेडियो की आवाज से इतने अच्छे अच्छे कलाकार हमारे सामने आए कि धीरे 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 रेडियो सरकार के हस्तक से फिर निजी कंपनियों के हाथ में आ गया, और आज
रेडियो प्रसारण बहुत ही अच्छी तरह से जो है प्रसारित होता है। अलग अलग कंपनियों ने भी उसको खरीदा है और 90.99 एफएम से लेकर एफएम रेडियो आज जो है बहुत अच्छी तरह से प्रसारित होता है। तो हिंदी की शैली को बरकरार रखने में भी आवाज की दुनिया का दोस्त कौन है? रेडियो। उसका प्रसारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अंतिम माध्यम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, और वो कौन सा है? दृश्य श्राव्य गुड आशाबान, गुड। तो दृश्य श्राव्य माध्यम, और आपको पता ही है कि मनुष्य की जो इंद्रियां है वो देखती है और सुनती है। उन दोनों को जब एक साथ ग्रहण करती है तो वो उसके जहन में पच जाती है। यदि हम बात करें कि किसी व्यक्ति के बारे में बात करें और उसके बारे में हम सुने तो हमको इतना जो है उसके बदले में रुचि नहीं पैदा होती। हम केवल उसको देखते हैं तब भी हमें लगेगा कि हमने कहा उनको सुना है, तो हम उसमें भी रुचि पैदा नहीं करेंगे। मगर जब उनको देखेंगे और सुनेंगे तब हमारे भीतर एक रुचि पैदा होगी। और इसी कारण हमारी एक साहित्यिक कृति है, वो कौन सी है जो बहुत महत्वपूर्ण है दृश्य श्रव्य माध्यम में? कौन सी कृति है बताइए? साहित्य की विधा है ना एक जो दृश्य श्राव्य माध्यम में आती है, वो साहित्य की कौन सी विधा आती है? यस, अनम्यूट करके बोलिए। चांदनी अनम्यूट करके बोलो बेटा। नाटक। वेरी गुड। नाटक विधा आज साहित्य में इसलिए लोकप्रिय है कि वो दृश्य और श्राव्य दोनों माध्यमों में प्रस्तुत की जाती है। नाट्य विधा का सबसे सशक्त पहलू यदि वो है तो वो है भाषा, संवाद। ठीक है, और संवादों में क्या होता है? भाषा। तो ज्यादातर हमारी हिंदी साहित्यिक नाटकों का रंगमंचीकरण जो हुआ उसके कारण हिंदी आगे बढ़ी। सबसे बड़ा योगदान उन नाटक लिखने वाले और नाटक को अभिनीत करने वाले निर्देशक का है कि जिन्होंने हिंदी की परंपरा को आगे बढ़ाया, हिंदी के विकसित रूप को आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ नाट्य संस्थाओं का भी योगदान है, जिसमें दिल्ली में एनएसडी संस्था का नाम आपने सुना होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से नसरुद्दीन शाह से लेकर स्मिता पाटिल, परेश रावल जो है इतने बड़े दिग्गज जो अभिनेता है, नाना पाटेकर, वो उसी एनएसडी के यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही ट्रेनिंग लेकर आए हैं और आज आपके सामने सबसे बहुत दिग्गज कलाकार के रूप में है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी नाट्य संस्था, दर्पण एकेडमी जैसी अहमदाबाद की संस्था, बड़ौदा की जो है वो कलानिधि संस्था, ऐसी बहुत सारी संस्था, बम्बई की संस्था, इन सभी संस्थाओं ने नाट्य जगत को आगे बढ़ाने के लिए और रंगमंच के अस्तित्व को टिकाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। बहुत सारी पूंजी का प्रदान किया, यानी कि डोनर लाकर फिर वो अपनी संस्था को चलाते हैं और फिर नाटकों का मंचीकरण करते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने हिंदी को, क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्था है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय संस्था होने के नाते उनको हिंदी में ही नाटक प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो हिंदी को उन्होंने इस प्रकार से परिष्कृत किया जिसके कारण आज हिंदी विश्व जगत में फैली हुई है। और वो नाटक का रंगमंच केवल भारत देश में नहीं, विदेशों में जाकर भी किया, जिसके कारण विदेशों में भी हमारी हिंदी नाटक में सुनी जाती है, देखी जाती है। नाटक में मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंजू दीदी नाटक जो है वो भी आपने सुना है, उपेंद्रनाथ अश्क का, भगवती चरण वर्मा के नाटक, श्रीलाल शुक्ल के नाटक, ये सभी नाटक इतने समृद्ध हुए कि आपको ताज्जुब होगा छात्राओं कि उन नाटकों का फिल्मांकन भी होने लगा। फिल्मांकन आपको समझ सकते हैं ना, नाटकों के दृश्य और अंकों के मुताबिक उसको फिल्म के रूप में आप परिवर्तित करना, भले उसमें थोड़ा कल्पना का समावेश होगा, यहाँ तक जो है स्क्रिप्ट में थोड़ा फेरबदल होगा, मगर बहुत सारे नाटकों के फिल्मांकन होने लगे। तो दृश्य श्रव्य माध्यम में नाटक के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान किसका आता है? फिल्म जगत का। आलम आरा से फिल्म जगत जब शुरू हुई तब गोवर्धन राम त्रिपाठी की सरस्वती चंद्र, उनका जो उपन्यास था वो फिल्म, उसके आधारित फिल्म बनी। साथ साथ देवदास, उस पर बहुत सारी फिल्में बनी, केवल हमारी नई नहीं, पुरानी भी फिल्में हैं।
मदर टेरेसा से लेकर आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश का नाटक था उस पर भी फिल्म बनी, घरोंदा, रजनीगंधा, ये सभी फिल्में नाट्य जगत से फिल्मांकन के रूप में हमारे सामने आई और सिनेमा जगत में भी हिंदी बहुत बहुत ही आगे बढ़ी। केवल नाटक और उपन्यास में से फिल्म बनी ऐसा नहीं है, हमारे फिल्म निर्देशकों ने भी बहुत ही अच्छी तरह से आधुनिक समस्या को लेकर, समाज की समस्या को लेकर, प्रेम को लेकर, यहाँ तक उच्च और निम्न वर्ग को लेकर बहुत सारे फिल्म हमारे सामने प्रस्तुत किए, जिसका माध्यम क्या था? हिंदी भाषा। तो फिल्म एक संचार माध्यम का इतना मोहक माध्यम है कि जिसको हम नकार नहीं सकते। नाटक और टेलीविजन से भी ज्यादा फिल्म में सब लोग रुचि रखते हैं, मगर इन फिल्मों का विकास जैसे जैसे आगे बढ़ा, अंग्रेजी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति उस पर हावी हो गई और कह सकते हैं कि हिंदी का एक परिष्कृत रूप जो है वो थोड़ा थोड़ा बिगड़ा, मगर फिर भी हिंदी में फिल्म प्रस्तुत होती है। उस दृष्टि से हम इस हिंदी के बढ़ावे को ये फिल्म जगत आगे बढ़ा रहा है या हिंदी के बढ़ावे को फिल्म जगत अपने आप में ले रहा है, उस पर हम जो है उसका महत्व हम प्रतिपादित करेंगे। फिल्म जगत के बाद दृश्य श्रव्य माध्यम में और एक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा आता है, माध्यम कौन सा आता है? टेलीविजन। टेलीविजन आज हमारे सामने इस प्रकार से प्रस्तुत है कि जिसमें सभी जगह हिंदी की चैनल ही चल रही है। भले आज मराठी, उड़िया, गुजराती अलग अलग चैनलों का भी विकास हुआ है, मगर आप धारावाहिक तो देखते हैं एकता कपूर की, आप करोड़पति तो सुनते हैं बच्चन का, और वो भी हिंदी में। यहाँ तक आप हिंदी में एकता कपूर की सीरियल में रो भी पड़ते हैं और हंस भी जाते हैं। टेलीविजन के बहुत सारे प्रसारण, जिसमें केवल एक ही चैनल नहीं, बहुत सारी चैनल हमारे सामने आ गई। स्टार गोल्ड, स्टार प्लस, सोनी, कलर्स, जी सिनेमा, यहाँ तक डिस्कवरी चैनल जो बहुत अच्छी चैनल मानी जाती है। न्यूज चैनल में आज तक, इंडिया टीवी, एनडीटीवी, न्यूज 24, इतनी सारी चैनलों की भरमार आपके सामने इस प्रकार से रख, आपको चयनित करना है हिंदी भाषा को कैसे विकसित करता है और परिनिष्ठित हिंदी किसमें दिखी गई है। मैं आपको टेलीविजन की बात कहूं तो आप सुनते होंगे न्यूज चैनल को, तो न्यूज चैनल में आप देखते हैं तो पद्म भूषण हमारे एक न्यूज एंकर है, पता है आपको उनका नाम पता है? पद्म भूषण न्यूज छात्रा रजत शर्मा, जिनको पद्म भूषण के अवार्ड से सम्मानित किया, और बरखा दत्त, जिनको भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। मैं अभी न्यूज की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक प्राइवेट न्यूज चैनल में, गुजरात की न्यूज चैनल है, उसमें न्यूज एंकर के रूप में जाती हूँ, इसलिए मुझे इस चैनल यानी न्यूज चैनल पर बहुत इंटरेस्ट है। तो बरखा दत्त के गहरे सवाल हो या रजत शर्मा की व्यंग्यपूर्ण शैली, वैसे दिखाई देती है सरल शैली, मगर उसमें क्या होता है? व्यंग होता है। बहुत ही अच्छी एक हमारी रिपोर्टर है श्वेता सिंह, उसका तेजदार रिपोर्ट हो या ओम कश्यप का एक रिपोर्ट हो, यहाँ तक बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज एंकर जो होते हैं वो अपनी परिनिष्ठित हिंदी को हमारी जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। दूरदर्शन को भले हमने नकार दिया है, मगर आज भी डीडी नेशनल पर तेजस्विनी जैसे सीरियल्स आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, जिसमें स्त्री विमर्श को, स्त्री की शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। हमारी सुहृता बहुत ही अच्छी एक न्यूज कलाकारा थी, और उसी कलाकारा से नीलम शर्मा, जिनका निधन अभी हो गया, तो वो भी दूरदर्शन की कलाकारा थी, और उसके साथ साथ आज भी दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी के बहुत सारे अलग अलग चैनल हमारे सामने उपस्थित हैं। तो टेलीविजन में कौन बनेगा करोड़पति से लेकर, एकता कपूर की सीरियल से लेकर, कार्टून से लेकर, केवल सिनेमा जगत के केवल मूवीज चैनल को देखकर, केवल खेल के चैनल को देखकर, या किसी भी चैनल को हम देखें तो वहां हमें दिखाई देती है हिंदी। और इसीलिए हम उन चैनलों को सलाम करते हैं कि जिन्होंने हिंदी के अस्तित्व को बरकरार रखा है, क्योंकि आज हिंदी इस प्रकार से वैश्विक तौर पर प्रश्नों के घेरे में आ गई है कि हिंदी के बारे में सोचना समझना हमारे लिए थोड़ा कठिन बन गया है। अब अंत में मैं केवल और केवल
क्योंकि मुझे पता है समय की मर्यादा, मुझे लगता है कि समय की मर्यादा थोड़ी सी पूर्ण होने की तरफ है। और शर्मिष्ठा बहन को मैं बहुत शांति बहन को मैं बहुत जो है दुविधा नहीं दे दूं, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम उपस्थित करने वाले हैं वो, इसलिए मैं बहुत कठिनाइयों में उनको नहीं डालूंगी। सबसे अंतिम बात, विज्ञापनों में हिंदी, वो आपको ध्यान में रखना है। एडवर्टाइज, मैंने एमफिल जो है वो एडवर्टाइज पर किया है, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज्यादा, एडवर्टाइज यानी विज्ञापनों में हिंदी की शैली, उस पर मैंने एमफिल किया है। और उस वक्त जब मैंने 2003 में एमफिल किया था, तब विज्ञापन पर शोध करना या विज्ञापन की कोई साहित्यिक कृति यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं थी 2003 में, इसलिए मुझे कुलपति से परमिशन मांगने के लिए जाना पड़ा था, क्या मैं विज्ञापन पर सर्च कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने, बहुत अच्छा उनका ज्ञान था, उन्होंने कहा कि हाँ वैसे वो विज्ञापन एक साहित्य का ही अंश है, तो आप उस पर सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद फिर विज्ञापन आपके कोर्स में और साहित्यिक कृतियों में आने लगा, और फिर एमए में तो वो एक विषय के रूप में भी है, एक पाठ के रूप में भी है। तो विज्ञापनों में हिंदी कैसे हुई? तो विज्ञापनों में हिंदी इंग्लिश के रूप में आ गई। हिंदी बता इंग्लिश, उसको क्या कहेंगे? इंग्लिश। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ठंडा ठंडा कूल कूल, हर घूट में स्वैग है। घूट शब्द गुजराती है, सॉरी हिंदी है, और स्वैग अंग्रेजी है। फिर अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, यानी बहुत सारी हमारी विज्ञापन आप देखेंगे तो आप उस वक्त देखना कि हिंदी का स्वरूप किस प्रकार से परिवर्तित होता गया है। तो हिंदी का रूप परिवर्तित हो गया और हिंदी में से वो इंग्लिश भाषा बन गई। ये हमारे लिए थोड़े से एक बहुत ही चिंता का स्वरूप धारण कर सकती है कि हिंदी का परिनिष्ठित रूप बदलता जा रहा है। मगर आधुनिक युग में जैसे हम पश्चिमी संस्कृति को हमने स्वीकार कर लिया है, पश्चिमी सभ्यता को हम थोड़ा थोड़ा उसका उपयोग भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि हिंदी एक परिवर्तित रूप में हमारे सामने आती है। और आज अलग अलग मीडिया में इस प्रकार से हिंदी हमारे सामने एक वैश्विक धरातल पर हमारे सामने आती है। हम प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार अंग्रेजी एक ग्लोबलाइजेशन में सबसे प्रथम भाषा है, तो बहुत ही कम समय में वही हिंदी ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के रूप में हमारे सामने आएगी, और वो प्रश्नों के घेरे में जो आज है वो नहीं रहेगी। और हिंदी के सुनहरे स्वप्न के साथ मैं आज का जो ये व्याख्यान है उसको मैं विराम देती हूँ। आपने सभी ने बहुत शांति से मेरा व्याख्यान सुना, इसलिए सबका मैं शुक्रिया अदा प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कल्पना बहन। मैं आभार दर्शन करने जा रही हूँ। लगातार आपने 1 घंटे से मीडिया में हिंदी पर मननीय और आपके गहन ज्ञान का हमको अवगाहन करवाया। हम बहुत प्रभावित हुए, हमारी बच्चियों को बहुत ज्ञान मिला। आपने मीडिया का इतिहास, संचार माध्यम के प्रकार के साथ हिंदी का वैश्विक रूप और वर्तमान परिवर्तित रूप के साथ साथ आपने समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, नाटक, फिल्म जगत, दूरदर्शन, टेलीविज़न और विज्ञापन की सफ़र हमें करवाई। इसलिए मैं हमारी कॉलेज की ओर से, हमारे आचार्य श्री की ओर से और हिंदी विभाग की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप एक हिंदी की सेविका के रूप में आज हमारे सामने आई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको रूबरू मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत आनंद मिला है। हमारी बच्चियों को भी बहुत ज्ञान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर नागर साहब का, कि जो सदैव हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। हम हर साल हिंदी सप्ताह मनाते हैं। इस साल भी जब हिंदी सप्ताह मनाने की बात आई तो सर ने एक सुझाव दिया कि मैडम हम वेबिनार नहीं रख सकते, और तुरंत मैंने ये सुझाव को अपना लिया और आज ये वेबिनार के रूप में आपने एक अच्छा सा वक्तव्य हमें दिया। तो मैं हमारे आचार्य श्री का भी तहे दिल से हिंदी विभाग की ओर से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं हमारे सभी अध्यापक गण का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी प्रेरक उपस्थिति हमारे हर कार्य को 4 चांद लगा देती हैं। इसके साथ आज करीबन लगभग 178 छात्राएं जुड़ी हुई थी,
तो इन सभी छात्राओं का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। इसके साथ ही हमारे हिंदी विभाग की सभी छात्राएं और मेरे साथ ही हमारी अध्यापिका प्रोफेसर चांदनी मैडम और प्रोफेसर स्वाति मैडम का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पूरे सप्ताह दौरान उसका हमें पूरा सहयोग मिला है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे टेक्नीशियन धवल भाई राज्यगुरु का, जिन्होंने वेबिनार का पेम्पलेट बनाने से लेकर आज की पूरी व्यवस्था की है। तो मैं फिर से सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और मैं कल्पना मैडम से एक नम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमें ऐसा ही सहयोग देते रहना। जब भी हम आपको आवाज़ दे, अवश्य मुझे विश्वास है कि आप हमारी आवाज़ को सुनेगी और हमारा साथ सहकार देगी। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। और अब हम हमारा ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। पूरे सप्ताह की जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ हुई थी उनमें हमारी सभी बच्चियों ने बहुत अच्छी तरह से ये अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाई, प्रतिभागिता के रूप में भी कार्य किया था। तो उन सभी का धन्यवाद। अब यहाँ हम समाप्त करते हैं हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद।